बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है। इस दिन जो सानिया हुआ था उससे पाकिस्तान के अवाम को दुख पहुंचा था, लेकिन अशराफिया के लिए ये कोई दुख नहीं था। पाकिस्तान के दो टुकड़े होने का गम पाकिस्तान के गरीब अवाम में अब भी ताज़ा है। हालांकि उस सानहे को देखने वाली एक नस्ल दुनिया से रुखसत हो चुकी है और दूसरी नस्ल जुज़वी तौर पर बाकी है जिसने अपनी नौजवानी की उम्र में ये सानिया देखा था, और तीसरी नस्ल जिनकी अक्सरियत है उन लोगों की है इस सानहे के बाद में उनकी पैदाइश हुई और वो इस सानहे के हकायक से किताबें पढ़कर और बुजुर्गों की बातें सुनकर ही आशना हुए हैं। अखबारों के रिकॉर्ड पढ़कर उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उस दिन क्या क़यामत गुजरी थी उन लोगों पर जो इस मामले के विटनेस थे पूरे पाकिस्तान में और रेडियो पर कान लगाए हुए थे। तो नाज़रीन, हर साल जब 16 दिसंबर आता है तो इसको दबाने की कोशिश की जाती है। इस पर टीवी प्रोग्राम भी उस तरह नहीं होते जिस तरह होने चाहिए, अखबारात में भी उस तरह चीज़ें नहीं छपती। हक़ाइक़ को तो पहले दिन से ही इस तरह दबाया गया है कि इस सानहे की जो कमीशन रिपोर्ट थी, हमूदुर रहमान कमीशन, उसको आज तक छपने की इजाज़त नहीं दी गई, अगरचे उसके इक़्तिसाबात और कुछ हिस्से भारत के ज़रिए यानी जहाँ से स्मगल होकर भारत गए और वहाँ से पाकिस्तान में आए, तो वो हिस्से पाकिस्तान में दस्तयाब हैं, नेट पर भी मौजूद हैं और वो इतने शर्मनाक और इतने तकलीफ़देह हैं और उनमें इतनी ख़तरनाक बातें हैं कि जो कोई अखबार ख़बरों की हद तक नहीं दे सकता, टीवी चैनल नशर नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे मज़ामीन में उनके कुछ निस्बतन कम ख़तरनाक हिस्से रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो अंदर के सवाद पर छपते हैं, तो मैं भी उनका जिक्र नहीं करूँगा। अगर आपके पास वक्त हो, आपको दिलचस्पी हो, तो आप नेट से या लाइब्रेरियों से हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्टें पढ़कर कुछ न कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बात किया, ये इससे भी एक ज़्यादा दिलचस्प बात, जमात इस्लामी के नायब अमीर खुर्रम मुराद साहब मरहूम, वो ढाके में थे जब ये सारा मामला हुआ, तो उन्होंने जो कुछ देखा उसको अपनी किताब लम्हात में छापा। लोग इसको लम्हात पढ़ते हैं, इस किताब को, ये लम्हात नहीं है, ये लम्हात है जिसका मतलब होता है रोशनी की किरणें। तो लम्हात किताब में छापा, उसके वाक़यात इतने हैरान कुन थे कि बहुत सारे लोगों को अचंभा हुआ जो बहुत ज़्यादा मस्बत राय रखते थे मामलात पर, उनको भी अपनी राय तब्दील करना पड़ी। और जो अनोखी बात मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि ये किताब एक मरतबा छपी और दूसरी मरतबा इस पर जमात इस्लामी नहीं, यानी जिस जमात के ये नायब अमीर थे उसी जमात ने उसको गैर एलानिया तौर पर ममनू करार दे दिया। अब ये किताब दस्तयाब नहीं है, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि ये किताब नेट पर दस्तयाब है। आप नेट पर इसे पढ़ें और डाउनलोड करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ लिखा गया है। इसमें भी जो कुछ लिखा गया है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कर्नल नादिर साहब मशरक़ी पाकिस्तान के साने में मौजूद थे और वहाँ उन्होंने जुर्रतमंदी और बहादुरी से जंग भी लड़ी और कई अच्छे काम भी किए। तो वो जब जंगी कैदी वो भी बने, उसके बाद फिर वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने एक पंजाबी शायर के तौर पर एक शोहरत पाई। उनका इंतकाल हो चुका, वो वफ़ात पा चुके हैं। तो 2006 में BBC ने उनका एक इंटरव्यू किया था जो नशर हुआ था, उनकी वेब पर भी आया था। तो अब उन्होंने 2021 में उस इंटरव्यू को दोबारा छापा है, ये उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसी बहुत सारी ख़तरनाक बातें हैं जो मैं नकल नहीं कर सकता। मसलन किस तरह, इशारतन बता रहा हूँ कि किस तरह ये तजर्बात किए गए कि बंदूक की एक गोली से कितने बंगाली एट ए टाइम मारे जा सकते हैं। 9 अफराद को, 10 अफराद को खड़ा करके ये तजर्बे किए गए। और औरतों के मामले हैं वो बताने के काबिल नहीं है। और जो मैसेकर हुआ, वहाँ नस्लकुशी हुई, वो सारा सिलसिला, कितने मिलियन थे वो लोग मारे जाने वाले, ये सारी बातें हम नहीं बता सकते। लेकिन कर्नल साहब का जो इंटरव्यू BBC पर मौजूद है वो आप पढ़ लें तो कई बातें आपको ऐसी पता चलेंगी कि जो आपके लिए अचंभे का बास होंगी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान के साने पर जो कुछ लिखा गया है उससे बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि उसे दबाने की कोशिश की गई है। तो नाज़रीन, इस हर साल इस मौके पर एक बहस छेड़ दी जाती है कि भुट्टो ने पाकिस्तान तोड़ा। भुट्टो साहब को आप अच्छा समझ सकते हैं, आप बुरा समझ सकते हैं, बल्कि बहुत बुरा भी समझ सकते हैं, लेकिन ये एक नॉनसेंस बात है कि भुट्टो ने पाकिस्तान तोड़ा। भुट्टो हुकूमत में नहीं थे जब पाकिस्तान टूटा। याह्या खान के उनके साथ ताल्लुकात थे, याह्या खान उनकी शिकारगाह में भी जाया करते थे, लेकिन इख्तियारात और ताकत का सारा सर चश्मा याह्या खान की ज़ात थी और ईवान सदर था और दूसरे दफातर थे। वही सब फैसले हुए और फैसले बहुत पहले से हो चुके थे। अयूब खान ने जब 56 का आइन मनसूख किया तो उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी
کہ 56 के आइन में पार्लियामेंट और जमहूरियत का सारा निज़ाम था, जिसके नतीजे में बिलाखिर बांग्लादेश वालों की राय ने गालिब आना था, जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था, इसलिए कि उनकी अक्सरियत थी, और इसलिए कि मगरबी पाकिस्तान के बरक्स जहां पंजाब, सिंध और पुख्तूनख्वा में उस वक्त सूबा सरहद कहलाता था, जागीरदारों का गलबा था और बलूचिस्तान में सरदारों का गलबा था। तो अयूब खान समझता था कि मगरबी पाकिस्तान ठीक है, क्योंकि जागीरदारी और जर्नैली इत्तेहाद जो पाकिस्तान बनते ही कायम हो गया था, उसको कायम रखना उनके लिए ज़रूरी था। उनकी बसीरत को दाद देना पड़ेगी अयूब खान की, कि उन्होंने ये भांप लिया था कि अगर पाकिस्तान इकट्ठा रहा तो बंगाली, जहाँ जागीरदारी का कोई कल्चर नहीं है और जो ज़हीन कौम है, जो पंजाब और सिंध के मुकाबले में ज़्यादा तालीम याफ्ता है, गरीब होने के बावजूद उनकी ज़हानत बहुत ज़्यादा, और ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में चाहे साइंस हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे फ़नून लतीफ़ा हो, चाहे तिजारत हो, चाहे सकाफ़ती तक़रीबात हो, बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे है। मगरबी पाकिस्तान चूँकि जागीरदारों के तसल्लुत में रहा है और अब तक है, अगरचे तसल्लुत ये कमज़ोर हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। बांग्लादेश में जागीरदारी कल्चर नहीं था, चुनाचे उन्होंने मेहनत की और अब वो पाकिस्तान के मुकाबले में खुशहाल मुल्क हैं और तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। तो अयूब खान ने इस खतरे को भांपते हुए मार्शल लॉ लगा दिया और 56 का दस्तूर मनसूख कर दिया। 56 के दस्तूर में कई खराबियां होंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक बेहतरीन दस्तूर था, जिसमें जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए कई मवाद शामिल था। और अयूब खान को इससे खतरा हुआ तो उसने फिर 62 का दस्तूर नाफिज किया, सदारती। उस वक्त अयूब खान ही के एक वजीर ने ये कहा था कि सदारती निज़ाम लागू किया, किताबों में छपा हुआ है, तो मुल्क टूट जाएगा। और अयूब खान तो यही चाहता था। उसने अपने कई वजीरों से, अपने कई लोगों से ये कहा कि मशरकी पाकिस्तान वाले अलग हो जाएं या कन्फेडरेशन बना लें, मगरबी पाकिस्तान के साथ यकसा तौर पर वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते। ये उनका अयूब खान का प्लान था, क्योंकि अगर मशरकी पाकिस्तान अलग नहीं होता तो पाकिस्तान पर जागीरदारी और जर्नैलों का और पुराने जर्नैलों का जो इत्तेहाद था उसका गलबा टूट जाना था। तो अयूब खान ने इस खतरे से बचाव के लिए मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की बुनियाद रखी। उसका तख्ता उलटकर या एक साजिश के तहत, मिली भगत के तहत, उसकी जगह याह्या खान आकर बैठ गया और उसने इलेक्शन कराए 1970 में। दिसंबर में इलेक्शन हुए और इनका ख्याल था याह्या खान का कि मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग खासी सीटें ले जाएगी और मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी खासी सीटें ले जाएगी, लेकिन ये तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि ये हुकूमत बना सकें। हुकूमत मखलूत बनेगी जिसे फिर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक चलाऊँगा। लेकिन इंतखाबी नताइज में भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान से उनके अंदाजे से बहुत ज़्यादा सीटें ले ली। तकरीबन 2/3 अक्सरियत भुट्टो साहब को मिल गई तकरीबन, और उधर मुजीबुर रहमान ने 2/3 अक्सरियत से भी बहुत आगे जाकर तकरीबन सारी ही सीटें जीत ली। 150-160 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ऐसी थी जो अवामी लीग को नहीं मिली, बाकी 158 सीटों पर अवामी लीग जीती। तो ये सूरत हाल याह्या खान के लिए परेशान कुन थी। याह्या खान ने लीगल फ्रेम वर्क आर्डर जारी किया, जिसके तहत 6 निकात की गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद 6 निकात को अप्रूव किया गया और अवामी लीग को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई। और इस बात का वाहिद मकसद ये था कि अवामी लीग 6 निकात की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े, और जब अगर वो जीत जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये 6 निकात गद्दारी पर मुश्तमिल है। और ऐसा ही हुआ। जब इलेक्शन हो गए और नताइज आ गए तो याह्या खान ने इक़्तिदार की मुंतकिली में रखने डालने शुरू कर दिए। इजलास मुलतवी कर दिया कौमी असम्बली का, और बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान में जगह जगह मुजाहरे होने लगे कि इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए, लेकिन उसका जवाब याह्या खान ने लाठीचार्ज से दिया। नतीजा ये निकला कि मार्च 1971 में वहाँ बगावत के आसार पैदा हुए, जिसे कुचलने के लिए फौजी ऑपरेशन किया गया। इस फौजी ऑपरेशन के नतीजे में जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुखी कर देने वाला है। दुनिया की तारीख के बड़े इंसानी अलमियों में से वो एक अलमिया था, और कहा जाता है कि दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी में जो कुछ हुआ उसके बाद ये दूसरा बड़ा वाक़या था जिसमें इतने ज़्यादा लोग मारे गए। और इसमें पहल कोई शक नहीं कि अवामी लीग के लोगों ने की, जो उन्होंने फ़ौजी ऑपरेशन के रद्द-ए-अमल में, यानी फ़ौजी ऑपरेशन जो बाकायदा शुरू हुआ उससे पहले भी एक ऑपरेशन लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों की सूरत में चल रहा था। तो उन्होंने वहाँ बिल्कुल बेगुनाह और गैर मुतअल्लिक़ बिहारियों का कत्लेआम किया। 2.5 लाख बिहारी उन्होंने मार दिए अवामी लीग के गुंडों ने। ये तादाद बताई जाती है, हो सकता है इसमें मुबालगा हो,
لیکن اگر مبالغہ ہوگا تو 50-60 ہزار کا ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں، کیونکہ 1.5 لاکھ سے مرنے والے 1.5 لاکھ سے کسی صورت کم نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر یہ آپریشن شروع ہوا تو پھر تو پورے مشرقی پاکستان میں انسانوں کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا جس کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو مارا گیا اور ایسے ظلم کیے گئے کہ جس کے بعد بنگالیوں کا پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا۔ بنگالی فطرتاً ایسی قوم ہے جو مزاحمت پسند ہے، اور جب پنجاب نے انگریزوں کے سامنے تسلیم کر لیا تھا، یعنی بغیر لڑے پنجاب کی حکومت انگریزوں کی حکومت قبول کر لی تھی، تو بنگالی کئی برس تک انگریزوں سے لڑتے رہے، لیکن انگریز کی جدید مشینوں کا اور ان کے بے پناہ وسائل کا وہ مقابلہ نہ کر سکے، اور پھر اندر سے غداری ہوئی، جس کے بعد بنگال کی مزاحمت دم توڑ گئی، لیکن ختم نہیں ہوئی۔ دم توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا وجود جڑ سے اکھڑ گیا، بلکہ یہ ہے کہ اس کی چنگاریاں باقی رہیں، اور پھر جب دوسری تحریک آزادی شروع ہوئی تو اس میں بھی ان کا کردار تھا، اور جب تیسری تحریک آزادی شروع ہوئی جو 1940 کے آس پاس کے زمانے کی بات ہے، تو اس میں بھی بنگالی سب سے آگے تھے، اور جو آزاد ہند فوج بنی تھی سبھاش چندر بوس اس کے قائد تھے، تو اس کا بھی سرچشمہ بنگال، بہار اور اڑیسہ کی سرزمین تھی۔ وہاں سے پھر یہ آزاد ہند فوج بنی، جس میں یو پی کے اور پنجاب کے لوگ بھی شامل ہوئے، سندھ کے لوگ بھی شامل ہوئے، بلکہ زیادہ تر شمالی ہند کے لوگ اس میں شامل ہوئے، اور اس فوج نے انگریزوں کو کافی پریشان کیا۔ بہرحال اس کے بعد جنگ عظیم ہوئی اور عالمی حالات بدل گئے، وہ ایک دور پورے کا پورا ختم ہو گیا جو کئی صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کا رستہ ہموار ہوا۔ تو بنگالیوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے، جس کے بعد بنگالی پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، انہوں نے فائٹ بیک کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہوئی، اور فیصلہ کن بات یہ ہوئی کہ انڈیا کی فوج پاکستان کے علاقوں میں داخل ہو گئی، اور وہ جنگ لڑے بغیر انہوں نے شہروں پر شہر قبضے کرنے شروع کر دیے۔ اور ناظرین، 16 دسمبر کو جو ہوا اس کا تو آپ کو پتہ ہے، وہ پاکستان کے ہر آدمی کو پتہ ہے، لیکن 16 دسمبر سے جو پہلے جو کچھ ہوا اس کا اکثریت کو نہیں پتہ۔ اس کے لیے بے شمار مواد انٹرنیٹ پر موجود ہے، تو میں نے صرف 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور یہاں میں یہ بات بتا دوں کہ اس وقت میڈیا پر اتنی سخت پابندی تھی کہ کسی اخبار میں کوئی خبر نہیں چھپ سکتی تھی۔ اس وقت کراچی سے جو بڑے اخبارات نکلتے تھے ان میں جنگ، مشرق، انجام اور جسارت، یہ 4 بڑے اخبار تھے، اور لاہور سے جو بڑے اخبار نکلتے تھے ان میں مشرق، نوائے وقت اور امروز اور مساوات تھے۔ ان 8 اخبارات میں ان کے ساتھ ہی پاکستان ٹائمز اور ڈان، یہ 2 انگریزی کے اخبار تھے، تیسرا مارننگ نیوز تھا، وہ بہت چھوٹا اخبار تھا۔ کسی اخبار میں ایک سطر بھی نہیں چھپتی تھی کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت کے جو سیاسی رسالے تھے اردو کے، ان میں زندگی سب سے بڑا تھا، پھر چٹان تھا، ایشیا تھا، لیل و نہار تھا، الفتح تھا، نصرت تھا، یہ 6-7 پرچے تھے، اور 1-2 پرچے اور بھی ہوں گے۔ تو ان پرچوں میں سے بھی کسی پرچے میں کوئی ایک سطر نہیں چھپ رہی تھی کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہاں ویسٹ پاکستان میں لوگ یہی سمجھتے تھے کہ چند شر پسند عناصر ہیں جن کا قلع کما کیا جا رہا ہے، اور بھارت کو ہم شکستوں پر شکستیں دے رہے تھے۔ بھارت کے اتنے طیارے ہم نے اس جنگ میں تباہ کیے کہ جو بھارت کے پاس تھے ہی نہیں، اور صرف ایک اخبار آخر میں نکلا اور بڑی جلدی بند ہو گیا، وہ تھا آزاد اخبار۔ اس کے ایڈیٹرز اور بانی تھے حمید اختر، اور اس میں نیوز ایڈیٹر تھے عباس اختر، اور وہ مشہور زمانہ سرخی، ادھر ہم ادھر تم والی سرخی جو تھی عباس اختر صاحب نے نکال لی تھی۔ اس اخبار کے اندرونی صفحات پر کچھ خبریں چھپ جاتی تھی جو مشرقی پاکستان میں گڑبڑ کا اشارہ دیتی تھی، لیکن وہ بھی بالواسطہ انداز میں۔ مثلا میں نے جب آزاد اخبار پڑھنا شروع کیا، اس وقت میں میٹرک کا طالب علم تھا، تو باہر کے صفحوں پر تو سب خیر تھی، لیکن اندر کے صفحے پر مجھے ایک دن خبر نظر آئی کہ نیشنل عوامی پارٹی، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ بریکٹ میں کیا لکھا تھا، بھاشانی گروپ یا ولی خان گروپ، اس وقت یہ پارٹی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ تو خبر یہ تھی کہ نیشنل عوامی پارٹی نے کمیلا میں ہونے والے قتل عام کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون سے قتل عام کا ذکر کر رہے ہیں، کمیلا میں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال تھی۔ اس کے بعد آزاد اخبار میں کچھ چیزیں چھپتی رہیں، اور اداریوں میں بھی وہ اشاروں کے ناموں سے یہ کہتا رہا کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ کیا جائے، اور پاکستان میں ولی خان بیانات دیتے تھے فوجی آپریشن کے خلاف، لیکن وہ اخبارات میں زیادہ نہیں چھپتا تھا۔ ایک بیان مولانا مودودی مرحوم نے بھی دیا، انہوں نے کہا
کہ مشرقی پاکستان کو دھکے دے دے کر پاکستان سے الگ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک دو لیڈر اور بھی ہوں گے جو اس بات پر بولے، لیکن باقی پورا پاکستان مثبت رپورٹ ٹیک میں مصروف تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدھا ملک بھی گیا اور پوری دنیا میں رسوائی ہوئی، اور پاکستان اس کے بعد سے آج تک عالمی برادری میں اپنے لیے کوئی باعزت مقام حاصل نہیں کر سکا، بلکہ ہر آنے والے سال میں پاکستان کے لیے بدنامی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اب آپ کسی بھی ملک میں چلے جائے پاکستان کو دہشت گردی کا اڈا سمجھا جاتا ہے، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ اس کے آپ کے عمران خان نے پوری کر دی. تو اللہ خیر کرے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.